स्टूडेंट्स, मैं गुरांग सर। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करने लगे हैं कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट है वेल्थ। वेल्थ क्या होती है? तो वेल्थ क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स कि कितना स्टॉक है गुड्स का ओनरशिप के अकॉर्डिंग, कि वो पर्सन, क्या वो जो चीज़ है वो पर्सन की है या नेशन की है। ठीक है, अगर वो पर्सन की है तो पर्सनस वेल्थ कहलाएगी, अगर वो नेशन की है तो वो नेशंस वेल्थ कहलाएगी। तो फर्स्ट हम पहले डिस्कस करेंगे पर्सनस वेल्थ क्या है। तो पर्सनस वेल्थ क्या है कि द स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। फॉर एग्जांपल, जैसे घर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, मनी, कैश, जितना भी है लोगों के पास है पर्सनली। जैसे अगर आपके पास कोई कार है, आपके पास घर है, तो आपकी आपकी पर्सनल वेल्थ है। फिर उसके बाद है नेशनल वेल्थ, नेशन की वेल्थ। ठीक है, जिसकी ओनरशिप सरकार के पास है, नेशन के पास है। ठीक है, तो जो स्टॉक है गुड्स जो कि ओनरशिप आता है नेशन के अंदर, तो हमारे क्या होगा? नेशनल वेल्थ होगा। इसके अंदर क्या आता है? जैसे वेल्थ, कॉमन प्रॉपर्टी, ऑल द सिटीजन। अब देखो, जो नेशन के अंदर आता है, अब मैं कहता हूँ पर्सनस वेल्थ। जैसे ये घर है, ठीक है, ये किसी पर्सन के घर घर है, पर ये आते किसके अंदर हैं? नेशन के अंदर आते हैं। तो जो ये पर्सनल वेल्थ है और ये नेशनल वेल्थ है, ये एक तरह से इसके इंक्लूडेड ही है। ठीक है ना। उसके बाद है सिटीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी क्या आते हैं? नेशनल वेल्थ के अंदर आते हैं। तो जितने भी सिटीज़न ऑफ कंट्री होल्ड अ गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ अ पर्सनल वेल्थ, बट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ लाइबिलिटी। अगर कोई बंदा अब आपको पता है लाइबिलिटी और एसेट में क्या फ़र्क है। लाइबिलिटी ये होता है, इजी टर्म्स में आपको बताऊंगा, कि जैसे अब लाइबिलिटी होता है कि आपके खर्चे। ठीक है, एसेट्स है कि जैसे अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो वो अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हो तो आपकी तरह एक तरह से लाइबिलिटी है, आपने वो चीज़ खरीदी, आपके खर्चे बढ़ गए। दूसरी साइड आप उस 10 लाख रुपए का कहीं पे घर लेते हो और उसको किराए पे देते हो, और आपको महीने का 10,000 रुपये आपको क्या आ रहा है? किराया आ रहा है। तो वो आपका क्या हो गया? एक तरह से एसेट हो गया, वो आपको पैसे दे रहा है, ना कि आपके पैसे ले रहा है। ठीक है ना। तो जो ये है उसने बताया, जो सिटीज़न है कंट्री के अंदर जो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं, इट इज़ अ पर्सनल वेल्थ। ठीक है, तो पर जो गवर्नमेंट है के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके लिए एक लाइबिलिटी है। जैसे अगर आप देश में यहाँ पे रह रहे हो, आपको कितने तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो एक तरह से जो ये वेल्थ भी है आपकी, आपके प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, आपको पानी का टैक्स देना पड़ता है, तो ये कंसीडर होते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये सभी जितना भी पर्सनल वेल्थ है वो भी गवर्नमेंट के तरह ही एक तरह से आता है अंडर, तो वो आपकी नेशनल वेल्थ भी कहलाएगा। अब उसके बाद बताया वेल्थ एंड वेलफेयर, कि वेल्थ और वेलफेयर का मतलब क्या है। वेलफेयर का मतलब है वेलबींग, किसी के लिए अच्छा होना, हैप्पीनेस। ठीक है, तो जनरली वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ है इंक्रीज, वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीज, बट it is nation goes to create a wealth without paying any consideration of health and material peace of citizen. It is doubtful whether the wealth welfare increases. अब देखो, उसने बोला है जो वेलफेयर का मतलब है उसका मतलब होता है वेलबींग और हैप्पीनेस जनरली। ठीक है, जब वेल्थ इंक्रीज़ होती है तो वेलफेयर भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जब वेल्थ आपके पैसा इंक्रीज़ होता है तो आपको मतलब आप खुश होते हो, आपकी वेलबींग, आपका स्टेटस बढ़ता है। पर हम यहाँ पे डिस्कस करें, अगर नेशन के अंदर हम क्रिएट करते हैं वेल्थ विदाउट पेइंग एनी कंसिडरेशन ऑफ हेल्थ और मटेरियल पीस, कि अगर आप पैसा कमाई जा रहे हो और आपको कोई आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है और आपको मेंटली शांति नहीं मिल रही है, तो ये वेल्थ वेलफेयर नहीं है। तो ये डाउटफुली वेदर इट इज़ वेलफेयर इंक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या है कि डाउटफुली है। तो और ये आपकी ये आपके लिए वेलफेयर नहीं है, तो आपको वेलफेयर को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद है वेल्थ इज़ नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, इट इज़ अ डाउटफुल वेदर वेलफेयर इंक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे है कि जो वेल्थ और वेलफेयर के बारे में बताया कि वेल्थ ज़रूरी है कि वेलफेयर ज़रूरी है। अब देखो, जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाती प्रॉपरली। जैसे अगर आप देखते हो, एक बंदा है, वो दिहाड़ीदार है, वो पूरा दिन मेहनत करता है, उसको 1,000 रुपये एक दिन का मिलता है। दूसरी साइड एक डॉक्टर है, वो एक ऑपरेशन करता है और उसको 1 घंटे के 5 लाख रुपये मिलते हैं। तो जो पैसे में आप देख रहे हो कि एक बंदा इतने सारे पैसे कमा रहा है वो भी 1 घंटे में, और एक बंदा पूरी दिन मेहनत करता है तो वो भी बंदा ही, पर ठीक है वो एजुकेटेड नहीं है, वो स्किल उसमें उतनी नहीं है, पर फिर भी
इतना बड़ा गैप, तो वो हमारे वेलफेयर को क्या कर रहा है, डाउटफुली इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारा वेलफेयर इससे कम हो रहा है। तो वेल्थ से वेलफेयर एक तरह से डिपेंड करता है। अब उसके बाद आ गया मनी। मनी क्या है? मनी क्या है? एनीथिंग वाइडली एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल है, कोई भी डिनाई नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा कि मैं पैसे नहीं लूँगा और मैं आपको वो चीज़ नहीं दूंगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सेटिंग द डेट और रिगार्डिंग एज अ मनी वंस अपॉन अ टाइम बार्टर सिस्टम वाज प्रिपेल्ड। तो मनी, आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या था? पहले गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते थे, तो पहले गुड्स दिए जाते थे और एक्सचेंज करना मुश्किल होता था। अब क्या है? अब मनी है, मनी को कोई एक्सचेंज करना होता है, हम डिनाई नहीं कर सकते, और उसके बदले में हम गुड्स को सेल और परचेज करते हैं अंडर द बार्टर सिस्टम। ये आपको पता ही है इसके बारे में कि हमें कोई चीज़ खरीदनी होती थी, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप ये देख लेना। उसके बाद है, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, व्हेन सम कमोडिटीज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय कस्टम्स इट इज़ कॉल्ड अ कस्टमरी मनी। कस्टम जैसे है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि, तो ये एक तरह कस्टम बन गया था, एक रिवाज बन गया था एक्सचेंज का, कि जैसे हम गुड्स के बदले में बांटते हैं। जैसे अब यहाँ पे काउरी का एग्जांपल दिया है कि एक गाय वाला कैसे एंशिएंट टाइम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज करता था। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी, कि मनी के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। तो फर्स्ट है रुपीज़ है, नोट है, क्रेडिट कार्ड हैं, ट्रैवलर चेक हैं, और भी काफ़ी कुछ आ चुका है अब तो मनी की सप्लाई के अंदर। मनी एक किसी फॉर्म में नहीं है। अब उसके बाद हम बताएंगे मार्केट क्या है। मार्केट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज इस टर्म मार्केट इज़ रेफर टू अ प्लेस जहाँ पे गुड्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। इकोनॉमिक्स में हम वो सिस्टम है जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, कंटैक्ट करते हैं ईच अदर, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, सेल और परचेज़ करते हैं कमोडिटी को, तो वो क्या होगा, मार्केट। ठीक है। फिर उसके बाद हम मार्केट के फंक्शन क्या है, क्या काम करती है मार्केट? प्राइस डिसाइड करना, क्वांटिटी कितनी चीज़ों की देनी है गुड्स की, किसी गुड का प्राइस डिसाइड करना, और उसकी क्वांटिटी, वो क्या होगा आपका, मार्केट का फंक्शन है, मार्केट का काम है। अब मार्केट मैकेनिज़्म क्या है, मार्केट कैसे काम करती है, उसके बारे में बताया है। मार्केट मैकेनिज़्म मीन्स टोटलिटी ऑफ ऑल द मार्केट्स। एग्जांपल मार्केट मैकेनिज़्म डिटरमाइन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी, वही पहले दोबारा बता दिया, प्राइस और क्वांटिटी को हमने देखना, और चीज़ों को कितना बेचना है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को वो देखना है। अब उसके बाद है कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। मतलब मार्केट मैकेनिज़्म में वही दोबारा बताया कि कैसे कोई मार्केट किसी चीज़ का, गुड का क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड करती है, उसको ख़रीदती है और बेचती है गुड्स और सर्विसेज को, वो सब मार्केट ही है। अब उसके बाद आता है कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट? तो जो इन्वेस्टमेंट है इज़ द हम कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज़ अ इंक्रीमेंट इन अ कैपिटल स्टॉक, कि कैपिटल स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होगा तो वो कैपिटल स्टॉक में भी इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपका कैपिटल स्टॉक भी बढ़ेगा। ठीक है। सपोज़ जैसे आपके पास एक रिजर्वर फील्ड विद अ वाटर, एक रिजर्वर है, एक जैसे जलाशय है जहाँ पे पानी, जैसे तालाब है वहाँ पे पानी है, ठीक है, तो पानी से फील्ड है, देयर आर ए टैप ओवर द रिजर्वर, वहाँ पे एक टैप भी है, ठीक है। अगर हम उसको टर्न ऑन करेंगे तो वाटर फ्लो ऑफ अ रिजर्वर एंड वाटर लेवल इज़ इंक्रीजिंग। अब जो पानी का तालाब है, अगर वहाँ पे एक टैप है लगा हुआ है, अगर हम उस टैप को ऑन करेंगे, उसमें पानी गिरेगा तो वो उसका पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये परमिटेडली ड्रॉ एनालॉग देयर इज़ अ वाटर रिजर्वर कैन बी कंपेयर्ड अ कैपिटल स्टॉक। तो जो कैपिटल स्टॉक को हम क्या कहेंगे, वाटर रिजर्वर है, पानी का तालाब है, उसे हम कैपिटल स्टॉक कहेंगे। और जो फ्लो है, जैसे वो टैप है, टैप से पानी अंदर जा रहा है, वो हम क्या कहेंगे, उसे इन्वेस्टमेंट समझेंगे। तो मतलब ऐसे सिंपल शब्दों में कि यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया, जैसे आपके 100 मशीनें हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, और आपका जो आउटपुट है, अगर आप उससे मशीनों को लगा रहे हो, उससे आपका आउटपुट कितना है वो 1 लाख यूनिट का है, ठीक है, 100 मशीनें लगाने से। और अगर आप 100 मशीनें आपको 1 लाख यूनिट्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो अगर वो बढ़ा दें या कम कर दें, तो उससे आपकी मशीनों को बढ़ाने से, कम होने से आपका कैपिटल स्टॉक में कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है, इकोनॉमी के अंदर डिसाइड करती है इंक्रीज़ करना है आपने आउटपुट को या कम करना है। आप न्यू मशीनें लेके आओगे, तो न्यू मशीनों के आने से जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है।
तो इट इज़ थॉट दैट द ईयर 50 मशीन्स हैव बीन प्रोड्यूस, तो अगर 100 से 150 हो जाएगी तो उससे आपका न्यू कैपिटल स्टॉक है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट एक तरह से कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कैपिटल स्टॉक है कि आपके पास कितना स्टॉक है, ये जैसे 100 मशीन है, ये आपका कैपिटल स्टॉक हो गया। ठीक है, और आपसे जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ये आपका आउटपुट मिल रहा है आपको, आप इससे 100 मशीनों से 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, अगर आप ये मशीनें 100 से बढ़ा के 150 कर देते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, 100 से आपने 150 की, ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ड्यू टू कैपिटल स्टॉक। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं, 2 तरह की है, रियल इन्वेस्टमेंट है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रियल कैपिटल स्टॉक कॉल्ड अ रियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मशीनों में, रॉ मटेरियल्स में, बिल्डिंग्स में, ये सब आपका क्या होगा, टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं, जो हम शेयर्स पे करते हैं कंपनी के पोर्टफोलियो में, ठीक है, वो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको ये कैपिटल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोबारा से रीड करवा देता हूँ, मुझे लगता है आपको नहीं समझ आया होगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज़ द इंक्रीमेंट इन द कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो आपका कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ावा हुआ है, वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। सपोज़ जैसे अगर आपके पास एक रिजर्वर है, फील्ड किया हुआ है, एक तालाब है, जलाशय है जहाँ पे पानी है, ठीक है, तो वहाँ पे एक टैब लगा हुआ है उसके पास, ठीक है, रिजर्वर के पास, तो वो टैप से टर्न ऑन करोगे तो वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा रिजर्वर के अंदर, जो वाटर है रिजर्वर में इंक्रीज़ हो जाएगा जब टैप चला है। तो इट इज़ अ परमिटेड टू ड्रॉ एनालॉग, तो वाटर इज़ अ रिजर्वर कैन बी कंपेयर्ड, जो वाटर का रिजर्वर है वो हम किसको कंपेयर करेंगे, कैपिटल स्टॉक को करेंगे, और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे उससे आपका कैपिटल स्टॉक भी क्या होगा, बढ़ेगा। बस ये बताया इसने। ठीक है, अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो कैपिटल स्टॉक भी बढ़ेगा। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने 100 थी, 100 से 150 की, तो उससे आपका कैपिटल स्टॉक भी जो है, आउटपुट है, वो भी क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। बस ये बताया है, इतना ईजी है। ठीक है, अब उसके बाद है नोट है, यहाँ पे दिया हुआ है, परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर अनदर शेयर होल्डर इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, कि अगर किसी बंदे ने पहले से एक शेयर को ख़रीदा हुआ है, ठीक है, वो बंदा किसी दूसरे बंदे को ये शेयर बेच देगा, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कोई कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहले से ही ख़रीदा हुआ है। ठीक है ना। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, जहाँ पे इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास इनकम है, या तो आप उसको कंज्यूम करोगे या आप उसको क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक और भी कर सकते हो, आप सेविंग भी कर सकते हो, पर हम अपनी इनकम को यहाँ पे सारा खर्चेंगे, तो या तो आप कंजम्पशन कर सकते हो या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। फिर उसके बाद आया नेशनल इनकम को, अगर हम देखेंगे कि इनकम है हमारे पास, नेशनल इनकम है, तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी साइड से नेशनल इनकम की बात हो रही है। फिर उसके बाद है ऑन द अदर हैंड इक्वेशन एग्रीगेटेड डिमांड एंड लेफ्ट साइड द इक्वेशन एग्रीगेट सप्लाई। वैसे ही मैंने बताया था, या तो आप कंजम्पशन करोगे या तो आप सेव करोगे, तो सेविंग इज इक्वल्स टू आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। जैसे देखो, इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, आप या तो कंजम्पशन करोगे या तो इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, अब कुछ लोग सेविंग भी करते हैं, तो इनकम इज सी प्लस आई, या तो आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे या आप इन्वेस्टमेंट करोगे या आप इन्वेस्टमेंट करोगे या आप कंजम्पशन करोगे। ठीक है, सॉरी, तो ये सी से यहाँ पे करता हूँ, या तो आप कंजम्पशन करोगे या आप सेविंग करोगे, कंजम्पशन करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे। अब सी से सी कट गया और आपका क्या रह गया, सी से सी कट जाने पे आपका रह गया एस और आई। तो एस और आई आपका क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, कि जहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे स्टेट कर रहा है, जहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्वल है, आपका इक्विलिब्रियम है गारंटीड देयर आर टू ऑलवेज इक्वल, ये दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट अंडरटेक द बिजनेस मोटिवेट द कम्प्लीटली डिफरेंट, तो ये दोनों को इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होती। अब उसके बाद है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये
हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अब आएगा आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट।